इस लेक्चर में हम ट्रांजिशंस के कोरोस्पोंडिंग कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के आए हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है तो उस समय कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, उनको हम स्पेक्ट्रल लाइंस या स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है। इसमें क्या बोल रहा है ये? ए हाइड्रोजन एटम इज इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब आपका n = 4 है। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो n = 4 के अंदर है, राइट। आपको पहले पार्ट में क्या बताना है कि हाउ मैनी स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी इमिटेड, हाउ मैनी स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी इमिटेड इट बिफोर कमिंग टू ग्राउंड स्टेट, सो दीज ट्रांजिशंस इन द एनर्जी लेवल डायग्राम। तो देखिए, मैं मान लेता हूं कि ये आपका जो लेवल है वो n = 4 है। मैं क्वेश्चन 1 का आंसर देने का प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद में आपका एनर्जी लेवल होता है n = 3, उसके बाद में आपका लेवल होता है n = 2, ठीक है। उसके बाद आपका लेवल होता है n = 1। ये आप जानते हो, इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड एनर्जी लेवल या ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ये आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। ये आपकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, राइट। तो n = 4 में अगर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, देखो पहले ना मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं आपको, फिर जस्टिफिकेशन भी देंगे इसका। फॉर्मूला देखो कि अगर कहीं ऐसा है कि उसको जंप करके फाइनली n = 1 में आना है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपकी फाइनल स्टेज जो है वो 1 हो, तभी लगेगा, ठीक है। इसने साफ साफ यहाँ पर बोला है कि फाइनली कहाँ आना है उसको? ग्राउंड स्टेट में। तो उसका ट्रांजिशन का फॉर्मूला होता है n × n-1/2। अब यहाँ पर वो कौन सी स्टेट में बैठा हुआ है? n का मतलब n इनिशियल, राइट, n इनिशियल। तो 4 में बैठा हुआ है तो भैया 4 × 4-1/2, तो 4 × में 3/2, तो टोटल लाइंस आपके पास में 6 आएंगे, 6 स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगे। ये जो फॉर्मूला है ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का है। और कब है ये? कब लगेगा? जब फाइनल डेस्टिनेशन 1 हो, जब फाइनल डेस्टिनेशन ग्राउंड स्टेट हो, तब ये लगेगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब क्यों, कौन कौन से 6 स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, कौन कौन से ट्रांजिशंस होंगे? तो प्यारे बच्चों, आपका जो पहला ट्रांजिशन है, ये क्या हो रहा है भाई? आपका जो पहला ट्रांजिशन है डेट में भी कि वो डायरेक्टली नीचे आ जाए, ठीक है। मतलब n = 4 से सीधा किस में आ जाए? n = 1। इसके क्रोस्पोंडिंग कोई ना कोई स्पेक्ट्रल लाइन रेडिएशंस का एमिशन होगा। दूसरा क्या पॉसिबल है कि n = 4 से n = 3 में आए, यहाँ से भी कोई ना कोई रेडिएशन निकलेगी। अगर वो n = 3 में है प्यारे बच्चे, तो n = 3 से n = 1 में आने के उसके पास में 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते कौन से हैं कि 3 से डायरेक्टली 1 में आ जाए, या फिर बच्चा 3 से 2 में आए और फिर 2 से जो है वो 1 में आए, राइट। अच्छा, अब वापस चलो, राइट, वापस कहाँ चलो? n = 4 से n = 1 में आया था, n = 4 से n = 3 में आ रहा है। तो ये भी तो चांसेस है ना कि भाई n = 4 से वो जंप करे n = 2 में, और 2 से 1 का ट्रांजिशन हमने यहाँ पे पहले ही ले लिया, ये वाला जो ट्रांजिशन है दिस वन, ठीक है। तो कितने ट्रांजिशन हो गए टोटल? ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है बच्चा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो पहला कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है कि n = 4 से कहाँ कहाँ जा सकता है? n = 4 से सीधा n = 1 जा सकता है, n = 4 से वो n = 3 जा सकता है, n = 4 से वो n = 2 जा सकता है। इस बात से तो सहमत हो ना? n = 1 में जा सकता है, n = 3 में जा सकता है, n = 2 में जा सकता है। फाइनली उसको 1 में पहुंचना है, राइट। n = 3 से 1 में पहुंचने के उसके पास में 2 रास्ते हो सकते हैं कि भैया वो n = 2 में चला जाए,
और उसके बाद में 2 से कहाँ चला जाए, n = 1 में, या फिर डायरेक्टली n = 1 में चला जाए। ठीक है, अब 2 से जाने के कितने रास्ते हैं, 2 से तो केवल एक ही रास्ता है कि भाई 2 से डायरेक्टली 1 में जाए, और ये रास्ता हम यहाँ पर ले चुके हैं। तो टोटल कितने ट्रांजिशंस होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 ट्रांजिशन यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, बात उम्मीद है कि आपको ये जो बात है ये समझ में आ गई होगी। फिर इसने बोला है कि इन विच ऑफ द अबाउट ट्रांजिशन विल द स्पेक्ट्रल लाइन विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे छोटी जो लाइन है, सबसे छोटी वेवलेंथ है ना। अब यहाँ पर एक बार फोकस डालो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। मैंने आपको बड़े प्यार से समझाया था कि भाई जो एनर्जी गैप होता है ना डेली, उसी का फार्मूला hc/λ और उसी को hν बोलते हैं। तो इसका मतलब जो लैम्बडा है वो तो एनर्जी गैप से उल्टा रिलेशन रखे हुए। तो अगर मैं बी पार्ट, दिस वाज द ए पार्ट, अगर मैं बच्चे बी पार्ट की बात करता हूं तो बी पार्ट में उसने बोला कि सबसे छोटी वेवलेंथ कौन सी होगी। तो अगर मैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करता हूं आपके सामने, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो उसका मतलब आपका जो एनर्जी गैप है ना बच्चा, वो ना मैक्सिमम होना चाहिए। तो भाई साहब सीधी सी बात है, n = 4 से जब डायरेक्टली वो n = 1 में जंप करेगा तो ये जो ट्रांजिशन है इसके कोरस्पोंडिंग जो एनर्जी गैप है वो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम है तो इसकी जो वेवलेंथ होगी बच्चे वो मिनिमम होगी। ठीक है, इसी तरह से मिनिमम वेवलेंथ का भी पूछ सकता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का भी पूछ सकता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का भी पूछ सकता है। इसी तरह से हम क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप देख रहे हो कि आपको ना कोई एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाया गया है। ये एनर्जी लेवल डायग्राम आपके सामने है, और इसने क्या बोला है कि विच ऑफ द ट्रांजिशंस बिलोंग टू लाइमन एंड बार्मर सीरीज एंड कैलकुलेट द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बार्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो अब बताओ मुझे लाइमन कौन सी होती है जिसमें सबसे नीचे वाले में जंप करता है, और बार्मर कौन सी होती है जिसमें नीचे वाले को छोड़ करके एक ऊपर वाले में जंप करता है। अच्छा, दूसरी बात, इस डायग्राम को देख करके बताओ कि क्या ये H स्पेक्ट्रम है, क्या ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। आप ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे वाले लेवल की एनर्जी ना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, कितनी होती है, -13.6, लेकिन यहाँ पर -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं है। फिर ये कौन सा हो सकता है, ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स का हो सकता है, किसी का पता नहीं, इसमें दे नहीं रखा कि किसका है, तो हम फिलहाल एस्टिमेट करेंगे भी नहीं और इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाइड्रोजन लाइक एटम्स का हो सकता है ये। हाइड्रोजन लाइक एटम कौन कौन से होते हैं, जैसे He पॉजिटिव होता है ना, Li पॉजिटिव होता है, किसी उनमें से किसी एक का मे भी पॉसिबली होगा। तो आप लोग अगर आइडेंटिफाई करना चाहो तो आपकी मर्जी है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकाल के देख लो इनकी कितनी आती है, कोई आता है तो उसका हो जाएगा, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं है। हम तो फोकस करेंगे कि कौन सा ट्रांजिशन लाइमन को बिलोंग करता है और कौन सा बार्मर को बिलोंग करता है, उसको हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे नीचे वाला जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 ट्रांजिशन हो रहे हैं, एक C वाला ट्रांजिशन, एक E वाला ट्रांजिशन। तो अगर मेरे बच्चे लाइमन ये ट्रांजिशन पूछना चाह रहे हैं, लाइमन सीरीज, तो भाई लाइमन सीरीज के कोरस्पोंडिंग तो 2 ट्रांजिशन है, एक आपका C ट्रांजिशन है और एक आपका E ट्रांजिशन है। और बार्मर सीरीज के कोरस्पोंडिंग पूछे तो बार्मर सीरीज उससे जस्ट ऊपर वाली होती है। तो इस वाले लेवल को देख लो, यहाँ पे कौन सा आ रहा है, एक आपके पास में B आ रहा है और एक आपके पास में D आ रहा है। तो लाइमन सीरीज तो बता दिया, बार्मर सीरीज के कोरस्पोंडिंग 2 ट्रांजिशन है, एक आपका B ट्रांजिशन है और एक आपका D ट्रांजिशन है। तो इस तरह से आपको 2 ट्रांजिशन देखने को मिल रहे हैं। 2 ट्रांजिशन लाइमन सीरीज के हैं और 2 ट्रांजिशन जो है वो बार्मर सीरीज के हैं। ठीक है बेटा, अब आगे क्या बोल रहा है ये, आगे बोल रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। भाई लाइमन जो है ना, लाइमन के 2 ट्रांजिशन है, आप देख पा रहे हो, एक C है और एक D है। लेकिन आउट ऑफ दीज मैं आपसे पूछता हूं कि आउट ऑफ दीज which transition has shortest wavelength, ये पूछना चाह रहा हूं। ठीक है, तो बात वहीं आ जाती है जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको समझाई थी कि भाई जो आपका लैम्बडा है
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी गैप होता है। अब सी और डी को देखना, एनर्जी गैप किसका ज्यादा है, सी का ज्यादा है कि डी का ज्यादा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, किसका ज्यादा है, सी का। तो इसका मतलब जो सी के कोरोस्पोंडिंग जो लैम्बडा आएगी वो मिनिमम आएगी। पहले तो समझो कि भाई किसके कोरोस्पोंडिंग मिनिमम है, बाकी चीज तो बाद में बात करेंगे ना, है ना। और इसी तरह उसने बोला कि बामर की भी शोर टेस्ट लो, लाइमैन की भी शोर टेस्ट लो और बामर की भी शोर टेस्ट लो। अच्छा, सी ट्रांजिशन को देखिए जरा, बामर के ऊपर भी बात करेंगे, पहले ट्रांजिशन सी को देखो। ट्रांजिशन सी में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि भैया ई गैप इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, उम्मीद है कि लगा सकते हैं। तो यहाँ एनर्जी गैप कितना बनेगा बेटे, यह एनर्जी गैप बनेगा 0 -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गैप तो ऐसे ही निकालते हैं ना कि भाई एक एनर्जी में से दूसरी एनर्जी माइनस कर दो, इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा मिनिमम। मैं इसको एल का नाम दे देता हूँ, एल मिनिमम, है ना, मिनिमम पूछे थे। तो प्यारे बच्चों यहाँ से एच सी बाई लैम्डा एल मिनिमम, एल मतलब लाइमैन, ये आ गया 10 EV। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब बामर का देखो बेटा, बामर की भी दो ट्रांजिशन है, डायग्राम को ध्यान से देखो। बामर की भी दो ट्रांजिशन है, एक बी ट्रांजिशन और एक डी ट्रांजिशन। बी में आप देख रहे हैं कि एनर्जी गैप जो है ज्यादा है, डी में एनर्जी गैप कम है। तो जाहिर सी बात है कि जो बी के कोरोस्पोंडिंग जो लैम्बडा निकलेगी वो आपकी मिनिमम निकलेगी, क्योंकि आपका एनर्जी गैप ऑफ बी ज्यादा है किससे, एनर्जी गैप ऑफ डी से, ठीक है। एनर्जी गैप से उल्टा रिलेशन रखती है। अब बी को देखना बच्चा, बी जो है वो देख रहा है कि 0 से लेके -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो भाई इसको मैं यहां लिख देता हूं कि जब आप बामर की बात कर रहे थे, बामर की, तो बामर के अंदर जो बी वाला ट्रांजिशन है उसकी लैम्डा मिनिमम होगी दोनों में से, ठीक है। और वो ट्रांजिशन 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो रहा है। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई ई गैप इज इक्वल टू वही सेम थिंग एच सी बाई लैम्डा, और गैप निकालेंगे तो 0 -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दिस विल बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा बी मिनिमम। यहाँ बी का मतलब है बामर और बी का मतलब बी ट्रांजिशन भी है, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ से एच बी बाई लैम्डा बी मिनिमम जो है वो कितना आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। आपसे पूछा गया था रेशियो, आपसे रेशियो पूछा गया था। तो बच्चे आप एक काम करें, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर लें, ठीक है ना। क्या करेंगे आप, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट वी गेट, क्योंकि आपसे रेशियो पूछा गया था। तो व्हाट वी गेट, लैम्डा बी अपॉन लैम्डा एल, है ना। एच सी बाई लैम्डा बी अपॉन एच सी बाई लैम्डा एल, एच सी से एच सी जो है वो बच्चे कैंसिल हो जाएगा आपका, और लैम्डा बी अपॉन लैम्डा एल जो है वो आपको, अच्छा सॉरी लैम्डा बी नीचे है भाई, रेसिप्रोकल होगा, सो सॉरी, देखो कर ही लेते हैं, एच सी बाई लैम्डा बी अपॉन एच सी बाई लैम्डा एल, दिस विल बी इक्वल टू 3 EV अपॉन 10 EV। EV से EV कैंसिल हो गया, HC से HC कैंसिल हो गया, और यहाँ से लैम्डा एल रेशियो लैम्डा बी ये कितना आ गया आपका, 3:10 आ गया, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन थे जिनमें हमने एनर्जी गैप का भरपूर यूज किया कि एनर्जी गिवन थी और हमने एक फॉर्मूला यूज किया E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। पहले क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स इमिट होंगी और उनमें से छोटी वेवलेंथ किसकी होगी। दूसरे में आपको एक डायग्राम गिवन था, उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि लाइमैन और बामर कौन सी है, और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में उनकी मिनिमम वेवलेंथ का आपको रेशियो फाइंड आउट करना था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इसमें भी आपको एग्जैक्टली उसी तरह का डायग्राम आपको दिख रहा है, लेकिन ट्रांजिशंस यहाँ पर कुछ अलग आपको नजर आ रहे होंगे। एक ट्रांजिशन ए है, एक ट्रांजिशन आपका बी है, एक ट्रांजिशन आपका सी है, एक ट्रांजिशन आपका डी है, और एक ट्रांजिशन जो है वो आपका ई है। अब ये पूछना क्या चाह रहा है, ये इनमें से पूछना चाह रहा है कोई एलिमेंट एक्स है। अब इसने एलिमेंट एक्स क्यों लिखा, क्योंकि आप जाहिर सी बात है ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन का -10 होता ही नहीं है। हाइड्रोजन का कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हाइड्रोजन का।
तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं है, ये कोई एलिमेंट के लिए, H लाइक एलिमेंट के लिए कोई स्पेक्ट्रम बनाया होगा। इसमें हमें करना क्या है, इसमें बताना है कि विच वन ऑफ द ट्रांजिशन विल रिजल्ट इन इमिशन ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 620 नैनोमीटर, राइट। तो भाई साहब देखो, एक बात बताओ, ट्रांजिशन ए के कोरोस्पोंडिंग कोई फोटोन निकलेगा, बी के कोरोस्पोंडिंग भी फोटोन निकलेगा, सी के कोरोस्पोंडिंग भी फोटोन निकलेगा, डी और ई के कोरोस्पोंडिंग भी फोटोन निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो फोटोन इमिट होते हैं। अब ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि इनमें से किसकी वेवलेंथ 620 नैनोमीटर होगी। तो बेटा एक बात बताओ कि या तो आप हर एक ट्रांजिशन को बारी बारी से पकड़ें और सबकी वेवलेंथ कैलकुलेट करें E=hc/λ निकाल के, या फिर आप ना उल्टा चलें। आपको लैम्बडा गिवन है, देखो लैम्बडा गिवन है कितनी, 620 नैनोमीटर। आप जानते हैं कि जो डेल ई है एनर्जी गैप, उसका फार्मूला क्या होता है, hc/λ। क्या फार्मूला होता है बेटा, hc/λ, है ना। अच्छा एक बात और देखो जरा, यहाँ पर ना एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो एक बात सुनो मेरी बात, h की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻34 kg, जो भी है जूल सेकंड, सॉरी kg तो नहीं, जूल सेकंड वगैरह होती है इसकी। और c की कितनी वैल्यू होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर, और लैम्बडा कितना दे रखा है, 620 नैनोमीटर, 10⁻⁹। बच्चे आंसर ना आपका जूल में आएगा, क्यों, क्योंकि सभी SI सिस्टम में। लेकिन आप ध्यान से देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, तो आप ये जो आंसर जूल में आएगा इसको फिर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ सोल्व करने के बाद में। इसका आंसर आ जाएगा 3.2, आप सोल्व करके देख लेना, इंटू 10⁻⁻19 जूल। फिर आप इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये एनर्जी गैप आ गया। अगर इतना एनर्जी गैप है तो इस वेवलेंथ का फोटोन निकल जाएगा, नहीं तो भाई नहीं निकलेगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर आपने इतनी भारी भरकम कैलकुलेशंस की, तो क्या मैं आपको एक तरीका और बता दूं, जब आप इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकालना चाहें, याद रखिए कि ये तभी निकलेगा जब आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में आए। तो बच्चे इसका ना साइंटिस्टों ने एक सीधा सा फार्मूला बना रखा है, 1242 अपॉन लैम्बडा, बट ध्यान रखना कि लैम्बडा नैनोमीटर में होनी चाहिए, और हमारी जो गिवन लैम्बडा है वो नैनोमीटर में ही है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो, ठीक है ना। 1242 या कई बार इसको 1240 लिख देते हैं, 42 या 40, मतलब 42 और 40 लगभग एक जैसी है, 19-20 का अंतर है। तो कई बुक्स में 1242 लिखा होता है, कई बुक्स में 1240 लिखा होता है, यहाँ मैं 1240 लिख लेता हूँ, या 1242 लिख लो, कैलकुलेशन आसान। और ये आंसर ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो बेटा देखो सीधा सा आ गया, देखो यहाँ पर लैम्बडा नैनोमीटर में गिवन ही थी, तो सीधा आ गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेशन बच गई आपकी। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, ये करना तब है जब आप जो है, जब आप ये चाह रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी निकले वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में निकले, तब करना है, नहीं तो नहीं करना। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस ट्रांजिशन की जो एनर्जी गैप है वो इतना होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो इतने वेवलेंथ को इमिट कर देगा। अब बारी बारी से चेक करिए, जैसे ट्रांजिशन ए के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, है ना, किसके लिए चेक कर रहा हूँ, ट्रांजिशन ए के लिए देखो जरा, ट्रांजिशन ए का एनर्जी गैप कितना है भाई, देखना जरा, ये जी बोल देता हूँ इसको, 0 माइनस ऑफ -1, तो ये तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये गलत हो गया। ट्रांजिशन 2 को देखना जरा, ट्रांजिशन बी को देखना, उसका ईजी कितना आएगा, उसका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ये भी गलत हो गया, हमें तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। ट्रांजिशन सी देखना बच्चे, ट्रांजिशन सी, उसका जो एनर्जी गैप है वो कितना निकलेगा, 0 माइनस ऑफ -10, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये भी गलत हो गया, ये भी इमिट नहीं कर पाएगा। ट्रांजिशन डी देखिए, ट्रांजिशन डी, तो ट्रांजिशन डी का जो एनर्जी गैप है वो आपके सामने निकल के आएगा -1 माइनस ऑफ -3, मतलब कि +2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपकी राइट चॉइस है। सो आपका जो आंसर है वो आएगा ट्रांजिशन डी। कौन सा ट्रांजिशन आएगा, ट्रांजिशन डी इज योर राइट आंसर। ट्रांजिशन डी के कोरस्पोंडिंग आपका ये फोटोन निकल रहा होगा,
ठीक है, इस क्वेश्चन करने के दो तरीके थे। आप हर एक ट्रांजिशन को पकड़ करके उनकी वेवलेंथ निकालें और फिर मैच करें कि किसकी वेवलेंथ 620 नैनोमीटर आ रही है, या फिर आप उल्टा चलें, आप पहले वेवलेंथ को लें और उसके लिए एनर्जी गैप निकाल लो डेली करके, और फिर ये वेरीफाई करो कि इतना एनर्जी गैप है किसका। तो ये जो मेथड आपके सामने है ना, ये थोड़ा छोटा पड़ता है, इसमें कैलकुलेशन के लिए बच जाओगे आप, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि दोनों मेथड बिल्कुल सही है, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई बहुत भारी भरकम आपको कैलकुलेशन करना। आप ये वाला फार्मूला यूज करो और बस बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाएंगे। तो आपकी चॉइस है कि आप कैसे करते हो, ठीक है ना, वो आपकी चॉइस है। इसी तरह के क्वेश्चंस में हम आगे चलते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके सामने क्वेश्चन 4 है, जिसमें फिर से इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है सेम, और ये मैं आपको होमवर्क के रूप में छोड़ करके जाता हूँ। आपको फिर से कहा गया है कि 1 नोड 2.7 नैनोमीटर, 1 नोड 2.7 नैनोमीटर है, इसके क्रोस्पॉन्डिंग विच ट्रांजिशन विल बी, विच ट्रांजिशन, ये विच लिखा हुआ है, विच ट्रांजिशन, कौन सा ट्रांजिशन होगा इसके क्रोस्पॉन्डिंग। क्या आपका आंसर ए आएगा, या आपका आंसर बी आएगा, या आपका आंसर सी आएगा, या आपका आंसर डी आएगा। और अब की बार भाई साहब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, आप देख पा रहे हो ये जो सारी वैल्यूज जो गिवन है, ये एनर्जी की वैल्यू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ही निकल करके आती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से ना लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इनके ऊपर हमें विशेष फोकस रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट, आपसे गुजारिश है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं बच्चे। इसमें भी ठीक इसी तरह का आपको एक एनर्जी लेवल जो डायग्राम है वो आपको दे रखा है, ठीक है। द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइपोथेटिकल एटम। अब देखिए यहाँ पर फिर से -10 है, ये -10 है, प्लस नहीं है, वो थोड़ा सा वो हो रखा है, -10 है। तो ये फिर से उसी तरह का आपको एनर्जी डायग्राम गिवन है, और इसमें भी इसने ये पूछा है कि कौन से ट्रांजिशन से 275 नैनोमीटर का फोटो निकलेगा। तो अगेन उसी तरह का क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं और आपको करने भी है। तो वो ही करना है जो पिछले क्वेश्चंस में किया है। मैं इसको भी आपके होमवर्क के रूप में छोड़ के जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 को। ये भी आपको सेल्फ अटेम्प्ट करके और इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, मैं उसको चेक करूंगा कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, राइट। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी बतानी है कि मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ किस ट्रांजिशन की होगी। तो आप जस्ट ये तो एनर्जी चेक करके बता सकते हैं कि ट्रांजिशन डी जो है उसकी एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है, तो इसके कोरोस्पोंडिंग जो लैम्बडा होगा वो मिनिमम होगा, और सी का जो एनर्जी गैप है वो आपको सबसे कम नजर आ रहा होगा, आप वेरीफाई कर लीजिए। तो सी का कम है या बी का, देखो वेरीफाई जरूर करना। ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे सी का कम हो, लेकिन इनको जब माइनस करेंगे तो भाई ये तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, जबकि ध्यान से देखो ए के कोरोस्पोंडिंग तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, समझ रहे हैं, और बी के कोरोस्पोंडिंग 4.5 है। तो लैम्बडा मैक्सिमम ना एक ही होगी भाई, ये ध्यान रखिए, ठीक है। लैम्बडा मैक्सिमम एक ही होगी, सी की नहीं होगी ना। सी का एनर्जी गैप निकालेंगे ना, -2 -4.5 करेंगे तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो जो मिनिमम वेवलेंथ है वो डी के कोरोस्पोंडिंग होगी, और जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो ए के कोरोस्पोंडिंग होगी, राइट। और इसने ये तो कहा नहीं था कि आपको फाइंड आउट करनी है, आपको बताना था कि कौन सा ट्रांजिशन है। फाइंड आउट करवाता तो फिर से वही E = hc/λ यूज करके आप फाइंड आउट करते हैं, राइट। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। यस, क्वेश्चन नंबर 6, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या बोल रहा है, ए 12.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बम्बार्ड ए गैसियस हाइड्रोजन एटम एट रूम टेम्परेचर, राइट। ये बोल रहा है इसमें, ठीक है ना। और आगे क्या बोल रहा है इसमें, आगे बोल रहा है कि भाई ये आपको ये बताना है कि किस लेवल तक जो है ये जंप करेगा। आपको ये बताना है कि किस लेवल तक ये जंप करेगा, आपको ये चीज बतानी है। और फिर ये कह रहा है कि आगे कैलकुलेट करो आप वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइमैन सीरीज एंड सेकंड बामर सीरीज। ये वेवलेंथ भी आपको जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये काम आपको करना है। तो ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको काफी अच्छा क्वेश्चन की कैटेगरी रखता हूँ। इसमें 2 स्टेप में ये क्वेश्चन होगा। देखो स्टेप 1 में तो ना वो एक्साइटेशन कर रहा है, वो एक्साइटेशन कर रहा है। आपके पास में n = 1 हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं,
रूम टेम्परेचर। तो हाइड्रोजन में n इज इक्वल टू 1, मतलब जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन बैठा रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये के सेल के क्रोस्पॉन्डिंग है, KLMN जो होता है ना, के सेल के क्रोस्पॉन्डिंग। आपने इसको एनर्जी दे दी, कितनी एनर्जी दी? 12.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भैया ये एक्साइटेड होके जाएगा ऊपर। अब ये पूछ रहा है कि ऊपर गया तो किस में गया भाई, ये बताओ किस में चला गया ऊपर, ये बताना है। तो ये आपका जो था N1 है और ये आपका मान लीजिए N2 है, राइट? या आप इसको जो आपकी मर्जी आप उसको कह सकते हैं। तो आप जानते हो कि जो एनर्जी गैप है उसका फार्मूला क्या होता है? E फाइनल माइनस E इनिशियल। ये आपका फाइनल है, मतलब E2 माइनस E1 कह लीजिए इसको, राइट? E2 माइनस E1 कह लीजिए, मैं इसको E इनिशियल E फाइनल बोल रहा हूँ। तो आपने कितनी एनर्जी दिया? आपने एनर्जी 12.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपने एनर्जी दी, राइट? अच्छा, एनर्जी का फार्मूला आपको याद है? एनर्जी का फार्मूला होता है -13.6 अपॉन m² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के लिए, इसने बोला हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए होता है। तो फाइनल के क्रोस्पॉन्डिंग मुझे N2 निकालना है, मुझे नहीं पता कि कितना है प्यारे बच्चे, तो -13.6 अपॉन N2 का स्क्वायर और माइनस ऑफ -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई? और ये जो चीज़ है, ये चीज़ भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है। तो ये आ गया 12.3 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन N2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13.6। और अब इसको सोल्व करना बेटा आपका काम है, इसको इधर उधर ले जा करके सोल्व करना आपको है। तो यहां से ऑन सॉल्विंग वी गेट हमें मिलेगा N2 की वैल्यू लगभग आपकी 3 के लगभग मिलेगी। एग्जैक्टली 3 नहीं मिलेगी, यहां से जब आप सोल्व करेंगे तो मैं बता देता हूं कि आप सोल्व करने के बाद में आपके पास में N2 का स्क्वायर जो है ना वो 10 आएगा, और यहाँ से जो N2 है वो आएगा √10, और √10 की वैल्यू 3 से ज़्यादा आएगी। 3 पॉइंट मान लीजिए आप इसको सोल्व करते हैं, और सोल्व करने पर 3.01 के समथिंग आ जाती है। देखिए एग्जैक्टली मैं नहीं बता रहा, मैं तो एक आइडिया लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड लेवल पे तो वो गया है ना, बट फोर्थ पे नहीं जा पाया। थर्ड से हल्का सा ऊपर गया होगा तो वापस उसको थर्ड में ही आना है। तो इसका मतलब उसने कहाँ पर जंप किया? सो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वो जंप करेगा, विल जंप फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 लेवल से लेकर के n इज इक्वल टू 3 लेवल पे जंप करेगा। तो पहले तो हमें ये बताना था कि बेटा जंप कहाँ करेगा वो। अब दूसरे पार्ट की बात करेंगे, अब स्टेप 2 पे जाएंगे। अब आप जानते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में लाइफ टाइम जो होता है वो कम होता है, और कम होता है तो भैया वापस आएगा। अब ये n इज इक्वल टू 3 है, बीच में एक लेवल और होता है n इज इक्वल टू 2, सबसे नीचे वाला लेवल n इज इक्वल टू 1। तो 3 से 2 में 1 से आने के कितने तरीके हैं? पहला तरीका है कि 3 से डायरेक्टली n इज इक्वल टू 1 में आ जाए। दूसरा तरीका है कि 3 से 2 में आए और फिर 2 से 1 में आए। तो एक यहाँ निकलेगी, एक यहाँ निकलेगी, एक यहाँ निकलेगी। ठीक है? अच्छा, मैं इनको ना कुछ नाम दे देता हूँ। जैसे मान लो कि इसको मैंने A नाम दे दिया, इसको मैंने B नाम दे दिया, इसको मैंने C नाम दे दिया, राइट? तो आप देख पा रहे हैं कि A एंड C जो है ये तो दोनों लाइमैन सीरीज आएंगी। पता है ना आपको कि भाई नीचे वाली कौन सी सीरीज होती है? लाइमैन सीरीज होती है। और जो बी वाली है बच्चे वो आपकी रहेगी बामर सीरीज। अब बामर ट्रांजिशन जो है ना वो यहाँ पर एक ही हुआ है, लेकिन लाइमैन जो ट्रांजिशन है वो यहाँ पर दो हो गए हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो इसने आगे ये भी बोला था कि भाई आपको वेवलेंथ निकालनी है सेकंड मेंबर ऑफ लाइमैन सीरीज एंड सेकंड मेंबर ऑफ बामर सीरीज। अब एक बात बताएं कि ये जो है ये तो फर्स्ट मेंबर हो गया लाइमैन सीरीज का। अगर आप पढ़ करके आए हैं तो ये फर्स्ट मेंबर हो गया कौन सी सीरीज का? लाइमैन सीरीज का। और ये सेकंड मेंबर हो गया, ये सेकंड मेंबर हो गया आपका। ठीक है, एक्चुअल में यहां पर जो है इसको ना सेकंड मेंबर ऑफ लाइमैन एंड सेकंड मेंबर ऑफ बामर, यहां थोड़ा सा इस क्वेश्चन में
हल्का सा दिक्कत है, क्योंकि इसको सेकंड मेंबर ऑफ बामर तो यहाँ मिल ही नहीं रहा, या तो ये मिसप्रिंट है, इसमें खाली बामर सीरीज, या इट मे भी, देखिए इस क्वेश्चन के ना दो मायने निकल सकते हैं। पहला मायना ये निकल सकता है कि भाई इसी चीज का आपको वो निकालना है, या हो सकता है वो अलग से दूसरा, क्योंकि बीच में ना क्वेश्चन में गैप है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखो ये अलग लाइन बनी हुई है। कई बार क्या होता है ऐसे जब क्वेश्चन आता है ना, तो ये जो एक्साइटेड स्टेट में गया उससे जब वापस आता है तो उसी का पूछ लेता है वो, लेकिन यहाँ पर इसने अलग से मेंशन किया है। तो अगर इसने अलग से मेंशन किया है ना, तो फिर हम अलग से ही निकालेंगे, इस डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है हमें। बट फिर भी देखो सिंपल सी बात है, सेकंड मेंबर लाइमैन का सेकंड मेंबर और सेकंड मेंबर ऑफ बामर। तो चलो पहले इस डायग्राम वाले निकाल लेते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने देखे थे प्रीवियस ईयर में, उसमें पहले वो बोलता है कि डायग्राम बनाओ, एक्साइटेशन स्टेट उस स्टेट में लेके जाओ और फिर उसके हिसाब से आंसर निकालो। तो मैं दोनों करवा देता हूँ, यहाँ पर बामर सीरीज की निकाल देता हूँ, लाइमैन की निकाल देता हूँ, फिर अलग से भी बामर का जो सेकंड ट्रांजिशन होता है उसके लिए कर लेंगे। ठीक है, बामर की इस वाले में तो बामर की मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट मेंबर ही मिलेगा, इस वाले में तो हमें बामर का, लेकिन भाई ने इच्छा प्रकट की है कि सेकंड मेंबर का भी निकालूं। हो सकता है कि वो कुछ और चाह रहा हो आपसे, है ना। तो फॉर सेकंड लाइमैन मेंबर सीरीज, लाइमैन मेंबर, तो इसके लिए आपका ट्रांजिशन होगा n=3 से लेकर के प्यारे बच्चे n=1। तो आपको याद है या भूल गए, 1/λ r इंटू 1 फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 इनिशियल का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर। और प्यारे बच्चों यहाँ से जब सोल्व करोगे ना आप अब एक काम करो, क्योंकि फाइनल आंसर निकालना है तो r की वैल्यू भी पुट कर दो। r की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। ये सब पुट करने के बाद आपको लैम्बडा मिल जाएगी 102.5 नैनोमीटर। ठीक है, और बामर सीरीज का तो चूंकि यहाँ फर्स्ट मेंबर ही मिल रहा है, तो अगर फर्स्ट मेंबर की अगर आप निकालना चाहते हैं, फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। लेकिन इस भाई ने क्वेश्चन में सेकंड मेंबर पूछा था, तो कोई बात नहीं भाई, हम किसी से डरते थोड़ी ना। ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इसकी आप निकाल ही सकते हो। तो 1/n फाइनल मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये फर्स्ट मेंबर है बामर सीरीज का। ठीक है, सेकंड नहीं है, सेकंड का भी निकालें तो ये आ जाएगा 1/4। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अगर आपको पता हो तो 5r/9। तो यहाँ से लैम्बडा क्या आ जाएगा 9/5r, और 9/5 इंटू 1.097 और इंटू 10⁷, और आंसर किस में आ जाएगा मीटर में। इस मीटर को ना नैनोमीटर में आप चेंज कर लेना, फिर बाद में ये कैलकुलेशन करना आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। सेकंड मेंबर का कैसे निकालेंगे, हालांकि मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि ये क्योंकि बीच में कुछ गैप था, उस वजह से हम ये मान सकते हैं कि क्वेश्चन 1 नहीं है, क्वेश्चन 2 है। तो सेकंड मेंबर में क्या होता है, वहां पर आपको n=4 से जंप करता है n=3 में, सॉरी क्या बोलते हैं, n=4 से जंप करता है n=2 में बामर के लिए। तो 1/λ क्या हो जाएगा r इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा r इंटू 1/4 माइनस 1/16, और प्यारे बच्चों सोल्व करने पर आपको लैम्बडा मिलेगा 486 नैनोमीटर। सोल्व करके देख लेंगे। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कुछ क्वेश्चंस हमने लेने की कोशिश की थी, और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर या ट्रांजिशंस पर पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया है, और इस लेक्चर के दौरान प्यारे बच्चों जो आपको होमवर्क दिया गया है उस होमवर्क को आप करेंगे, और ये इसका कमेंट बॉक्स में आप हमें आंसर देने वाले हैं इन क्वेश्चंस का। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड।